हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में लेसन 2 के अंतर्गत आपका स्वागत है। लेसन 2 के अंतर्गत अर्थशास्त्र की प्रकृति क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व तथा अर्थशास्त्र कला है अथवा विज्ञान है या अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है, इसका अध्ययन करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको लेसन 2 के अंतर्गत अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र का अध्ययन अर्थशास्त्र की परिभाषाओं से संबंधित विवादों ने अर्थशास्त्र में खोज के क्षेत्र की उचित सीमा निर्धारित करने में अनेक समस्याएं पैदा कर दी। हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विकासशील गतिमान सामाजिक विज्ञान है, जिसके अंतर्गत समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में मानव के आर्थिक क्रियाओं में निरंतर परिवर्तन होने के कारण अर्थशास्त्र के परस्पर विरोधी परिभाषाओं के कारण अर्थशास्त्रियों में उनके द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की प्रकृति क्षेत्र के बारे में अनेक मतभेद पाए जाते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों के मतानुसार अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित है, तो कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। प्रोफेसर केन्स ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 तत्वों को समाहित किया है। नंबर 1, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। नंबर 2, अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव। नंबर 3, अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों तथा कल्याणकारी अर्थशास्त्रियों के विचारों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा बतलाते समय कहा था कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार, जिसमें एडम स्मिथ, जेबी से, जेएस मिल तथा सीनियर जैसे अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। उन्होंने धन पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया। उनके अनुसार धन का अर्थशास्त्र का संबंध धन कमाने और इकट्ठा करने के साथ है। उनकी विचारधारा के अनुसार धन क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाए, इसका वितरण कैसे किया जाए, इत्यादि सभी बातों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। लेकिन कल्याणकारी अर्थशास्त्रियों के मतानुसार, जिसमें विशेष करके प्रोफेसर मार्शल, फीगू आदि अर्थशास्त्रियों ने धन की अपेक्षा मानव कल्याण को अर्थशास्त्र की विषय वस्तु मान करके उस पर अपना विचार प्रकट किया। उनके अनुसार धन व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति धन के लिए है। मार्शल ने भौतिक कल्याण से संबंधित केवल आर्थिक क्रियाओं को ही विषय वस्तु माना। रॉबिन्स ने दुर्लभता सीमितता पर आधारित अपनी परिभाषा में अर्थशास्त्र के क्षेत्र को काफ़ी विस्तृत कर दिया। उनके अनुसार मानवीय आवश्यकताएं
असीमित होती हैं तथा हमारे पास सीमित साधन होते हैं, उनके बीच आर्थिक चुनाव के पहलू को अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री में उन्होंने सम्मिलित किया। उन्होंने अर्थशास्त्र को एक मानवीय विज्ञान माना। इस प्रकार से आर्थिक क्रियाओं के निरंतर विभाजन से अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री काफ़ी विस्तृत हो गई है। हम इसे 5 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 उपभोग, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 विनिमय, नंबर 4 वितरण, नंबर 5 राजस्व। उपभोग से तात्पर्य उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं से प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की उपयोगिता के उपभोग से है। चाहे व्यक्ति व्यक्तिगत उपभोग करे अथवा सामूहिक रूप से जो उसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं की आवश्यकता है उसका उपभोग करे। इन समस्त वस्तुओं के उपभोग से संबंधित है, जिसे अर्थशास्त्र में उपभोग को आदि एवं अंत दोनों ही कहा जाता है। उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि सभी आर्थिक क्रियाएं उपभोग के लिए ही की जाती हैं। उपभोग से व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। नंबर 2 उत्पादन, प्रोडक्शन। उत्पादन का संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं की उपयोगिता के मूल्य में वृद्धि करना, सृजन करना अथवा निर्माण करना से संबंधित है। जैसे हम कह सकते हैं कि ब्रेड बनाने की क्रिया उत्पादन है। उत्पादन के मुख्य साधन भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन व उद्यमी हैं। इनके सहयोग से ही किसी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन संभव है। एक्सचेंज, विनिमय। विनिमय क्रिया का संबंध किसी वस्तु के या साधन के क्रय विक्रय से है। वस्तुओं को खरीदने तथा बेचने से संबंधित है। उत्पादित वस्तुओं के उपभोग तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विनिमय की आवश्यकता होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में दोषों के कारण मुद्रा के आविष्कार ने विनिमय का कार्य सरल बना दिया। वस्तुओं एवं सेवाओं, प्राचीन काल में वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी, जैसे वस्तुओं के विभाजन की असुविधा। इस प्रकार से सभी वस्तुओं एवं साधनों का क्रय विक्रय मुद्रा में किया जाता है। कीमत निर्धारण का सिद्धांत मुद्रा पर ही आधारित है। नंबर 4 वितरण। विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम उत्पादन होता है। उत्पादन में से प्रत्येक उत्पत्ति के साधन के पारिश्रमिक का निर्धारण करना अति आवश्यक है। जैसे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है, इसकी गणना कैसे की जाए। भूमि के बदले में लगान, श्रम के बदले में मजदूरी, पूंजी के बदले में ब्याज, उद्यमी को लाभ, इस प्रकार से इसका निर्धारण किया जाता है। इसके साथ ही साथ यह निश्चित किया जाता है कि राष्ट्रीय आय का न्यायोचित वितरण कैसे हो या न्यायोचित वितरण हो रहा है या नहीं। वर्तमान में राज्य का सर्वोपरि हित जनता का आर्थिक कल्याण करना हो गया है। राज्य का हस्तक्षेप आर्थिक क्षेत्र में निरंतर बढ़ता जा रहा है। नंबर 5 राजस्व। राजस्व के अंतर्गत हम सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था, प्रशुल्क नीति आदि का अध्ययन करते हैं। समय के साथ साथ
अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में भी परिवर्तन होता जा रहा है। अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थशास्त्र की प्रकृति अथवा स्वभाव में निम्न प्रश्नों का उत्तर स्वयं में समाहित है। पहला प्रश्न है, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? दूसरा क्वेश्चन है, यदि अर्थशास्त्र विज्ञान है तो क्या यह वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्श विज्ञान? नंबर 3, क्या अर्थशास्त्र कला है अथवा क्या अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है? अब हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अब हम इसका अध्ययन करेंगे कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। विज्ञान के संबंध में कितने अर्थशास्त्रियों ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। कुछ लोगों ने इसे विज्ञान मानने से मना कर दिया, तो कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र एक कला है तथा कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र कला नहीं है अथवा अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है। इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अध्ययन करते हैं कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है। इज इकोनॉमिक्स साइंस? तो विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध अथवा संपूर्ण अध्ययन है जो कारण और प्रभाव के संबंध की व्याख्या करता है। विज्ञान किसी भी घटना का वस्तुगत विश्लेषण करता है। उसका क्रमबद्ध अध्ययन करने के पश्चात विश्लेषण तथा अध्ययन के आधार पर किसी भी तथ्य का पूर्वानुमान लगाता है और उसका सही भविष्यवाणी करता है। निम्न तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। नंबर 1, वैज्ञानिक रीति का प्रयोग करके आर्थिक घटनाओं के कारण और परिणाम के संबंध को ज्ञात करने के लिए तथा आर्थिक सिद्धांतों एवं नियमों के निर्माण के लिए अर्थशास्त्र में वैज्ञानिक रीति का प्रयोग किया जाता है। कोई भी आर्थिक घटनाएं घटित होती हैं, क्यों घटित होती हैं, उसके क्या परिणाम निकलते हैं, इनके बीच के संबंध के बारे में जो हम डिसीजन लेते हैं, आर्थिक सिद्धांतों और नियमों के निर्माण के लिए जिस वैज्ञानिक रीति का प्रयोग किया जाता है, व्यक्तियों अथवा समूहों के व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त किया जाता है, परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं, उनकी जांच की जाती है, आर्थिक नियमों की रचना की जाती है। इसलिए अर्थशास्त्र में वैज्ञानिक रीति का प्रयोग होता है। नंबर 2, व्याख्या करने की शक्ति, पावर टू एक्सप्लेन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामान्य नियमों का सही निर्माण करके अर्थशास्त्र एक सही अथवा उचित मात्रा में आर्थिक घटनाओं की व्याख्या करने की शक्ति रखता है। नंबर 3, भविष्यवाणी करना, पावर ऑफ प्रेडिक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र में व्याख्या करने की शक्ति है। अर्थशास्त्र में आर्थिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने की भी शक्ति होती है। वर्तमान समय में गणितीय एवं सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग करके आधुनिक कंप्यूटर के प्रयोग तथा अर्थनीति के अत्यधिक विकास से अर्थशास्त्र के विषय की भविष्यवाणी करने की शक्ति अधिक से अधिक बढ़ गई है। नंबर 4, क्रमबद्ध अध्ययन, सिस्टमैटिक स्टडी। अर्थशास्त्र में केवल एक ही विषय अर्थात धन से संबंधित परस्पर निर्भर क्रियाओं जैसे भोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। नियमों, नंबर 5, नियमों की सत्यता, वैलिडिटीज ऑफ लॉज।
प्रत्येक विज्ञान में नियमों की सत्यता की जांच होती है। अर्थशास्त्र के नियम भी मानवीय प्रकृति पर आधारित होते हैं, जो संसार के सभी देशों के निवासियों पर समान रूप से लागू होते हैं। नंबर 6, कारण व परिणाम का संबंध। अर्थशास्त्र के कई नियम जैसे उपभोग ह्रास नियम, समसीमांत उपयोग नियम, मांग का नियम ऐसे नियम हैं जो कारण और परिणामों के बीच संबंध को स्पष्ट करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के विपक्ष में तर्क कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनके अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। इसके विपक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नंबर 1, एकरूपता का अभाव। किसी विशेष घटना के संबंध में एक अर्थशास्त्र में एकरूपता या समानता नहीं पाई जाती। किसी विशेष घटना का संबंध किसी एक माध्यम द्वारा नहीं किया जाता। दी गई घटनाओं का अध्ययन विभिन्न अर्थशास्त्री विभिन्न माध्यमों से करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में घटने वाली घटनाएं एक समान नहीं होती, बल्कि वे भिन्न भिन्न होती हैं। नंबर 2, मत विभेद। ये भी कहा जाता है कि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्रियों के विचारों में काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है। मत विभेद की स्थिति में विद्वान अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते। नंबर 3, वस्तुपरक। अर्थशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान के नियमों की तरह वस्तुपरक नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसका अध्ययन विषय वस्तु मनुष्य है। अर्थशास्त्र मनुष्यों से जुड़ी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, न कि निर्जीव वस्तुओं का। अर्थशास्त्री भी एक मनुष्य होता है, अतः उसके दृष्टिकोण तथा मत उसके विश्लेषणों और खोजों को प्रभावित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वस्तुपरक विज्ञान नहीं है। नंबर 4, आर्थिक नियम निश्चित नियम नहीं होते। हम जैसा कि जानते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों के नियम सामान्यतः पूर्ण रूप से एक निश्चित नियम होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, परंतु अर्थशास्त्र के नियम पूर्ण रूप से निश्चित नहीं होते। उसके सिद्धांत एवं नियम फिजिक्स, केमिस्ट्री के सत्यता के अनुसार खरे नहीं उतरते। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, तो कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते। दूसरा प्रश्न ये आता है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्शात्मक विज्ञान। इसका अध्ययन हम विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा बतलाए गए परिभाषाओं के आधार पर निश्चित कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री एवं क्षेत्र में समय समय पर परिवर्तन हुआ है, क्योंकि आर्थिक नियमों में
बदलाव होने से किसी भी विषय की सामग्री निरंतर बदलती रहती है, जिसके अनुसार अर्थशास्त्रियों के विचारों में भी परिवर्तन होता रहता है। तो कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं, तो कुछ उसे आदर्श विज्ञान मानते हैं, तो कुछ अर्थशास्त्री उसे दोनों ही स्थितियों को स्वीकार करते हैं।